नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम की तरफ से। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के तहत इंडियन नेवी के लिए बनाई जा रही प्रोजेक्ट 75I सबमरीन में अभी ब्रह्मोस ER मिसाइल का इंटीग्रेशन कंफर्म किया जा चुका है। ये कंफर्मेशन खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस के फॉर्मर CEO डॉक्टर सुधीर मिश्र जी की तरफ से दिया गया, जिन्होंने ये बात बताया कि प्रोजेक्ट 75I सबमरीन में कम से कम 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद होने वाला है, जिसके अंदर 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस ER मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। प्रोजेक्ट 75I के अंदर भी भारत की तरफ से एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें 6 सबमरीन को खरीदने की बात की गई है, जिसमें अभी जर्मनी की U214NG सबमरीन को सिलेक्ट किया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जर्मनी की जो सबमरीन का डिजाइन अभी सिलेक्ट किया गया, इन सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट 75I सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया, जिस वजह से अभी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जर्मनी की तरफ से अपनी सबमरीन की ओरिजिनल डिजाइन में मॉडिफिकेशन करने का प्लान किया जा रहा है। डॉक्टर मिश्र ने यह भी कंफर्म किया कि इंडियन नेवी के एग्जिस्टिंग सबमरीन जैसे कि हमारी कलवरी क्लास के सबमरीन और हमारे ओल्ड किलो क्लास के सबमरीन को भी अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन उन सबमरीन में ब्रह्मोस NG का इस्तेमाल किया जाएगा और खास करके उन सबमरीन के लिए अभी ब्रह्मोस NG का सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि टॉर्पेडो ट्यूब से फायर किया जा सकेगा, क्योंकि इन सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम पहले से मौजूद नहीं है और इसको इंटीग्रेट करना संभव नहीं होने वाला, और इसी वजह से इसके लिए टॉर्पेडो ट्यूब से ही फायर होने वाले ब्रह्मोस के एक वेरिएंट को बनाने का फैसला किया गया। ब्रह्मोस ER की बात करें तो ये साइज में थोड़ा बड़ा होने वाला है, जिस वजह से इसको हमारे एग्जिस्टिंग सबमरीन से फायर करना संभव नहीं होने वाला, यानी कि इसको हम टॉर्पेडो ट्यूब से फायर नहीं कर सकते। लेकिन ब्रह्मोस NG साइज में थोड़ा छोटा होने वाला है, जिस वजह से इसको सबमरीन की टॉर्पेडो ट्यूब से फायर किया जा सके। हालांकि हमारे एग्जिस्टिंग सबमरीन जैसे कि कलवरी क्लास के सबमरीन और हमारे किलो क्लास के सबमरीन को अपग्रेड करने के बाद भी इनमें हम ब्रह्मोस ER मिसाइल का इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, जिसका रेंज 800 किलोमीटर तक होने वाला, लेकिन फिर भी इसमें ब्रह्मोस NG को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिस वजह से आगे चल के हमारे एग्जिस्टिंग सबमरीन के पास भी मिनिमम 450 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाला है, जो कि इंडियन नेवी की खास करके एंटीशिप कैपेबिलिटीज को कई गुना तक इंप्रूव कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्लीट की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच अब एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील को फाइनलाइज करने की बात की जा रही है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए 6 एडिशनल P8I पोसेडन मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट अभी भी हमारे नेवल फ्लीट में मौजूद है और अभी कुल मिलाकर हमारे पास 12 एयरक्राफ्ट मौजूद है और एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट होने से हमारी P8I एयरक्राफ्ट की फ्लीट का स्ट्रेंथ 18 तक इंक्रीज होने का उम्मीद किया जा रहा है, जिससे इंडियन नेवी की मैरिटाइम सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नया बूस्ट मिलने वाला है। ये एयरक्राफ्ट यूएस नेवी के P8A पोसेडन एयरक्राफ्ट का एक इंडियन वेरिएंट है, जिसे बोइंग की तरफ से डेवलप किया गया। ये एक लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और ISR मिशन के लिए एक टॉप क्लास कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस एयरक्राफ्ट में मौजूद रेथियन की APOI-10 रडार, टेलीफोनिक ओसेनाई रडार और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर की वजह से ये दुश्मन की सबमरीन को और वॉरशिप्स को एक्यूरेटली डिटेक्ट और ट्रैक कर पाता है। इसकी मैक्सिमम रेंज करीब 8300 किलोमीटर के आसपास है और ये 41,000 फीट की एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है। अभी नए बैच में खरीदे जाने वाले 6 एयरक्राफ्ट में अपग्रेडेड सेंसर्स और मॉडर्न सिस्टम इंटीग्रेट किए जाने वाले, और सबसे खास बात यह कि इंडियन नेवी की तरफ से इसमें अपना NASMMR मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। इस मिसाइल को DRDO की तरफ से डेवलप किया गया और इसका रेंज 350 किलोमीटर तक होने वाला, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग P8I एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले AGM-84L हार्पून मिसाइल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि एग्जिस्टिंग हार्पून मिसाइल का रेंज लगभग 200 किलोमीटर के आसपास से लिमिटेड होता है। लेकिन NASMMR मिसाइल को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे P8I एयरक्राफ्ट लॉन्ग डिस्टेंस से दुश्मन की शिप्स और सबमरीन को टारगेट करने में सक्षम होने वाले हैं। वैसे इंडियन नेवी की तरफ से काफ़ी पहले से एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा था, लेकिन DRDO की तरफ से C295 एयरक्राफ्ट को बेस करके एक इंडियन ओरिजिन मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी को ऑफर करने का प्रपोजल दिया गया था और इसी वजह से एडिशनल P8I एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए जो डील था उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अभी फाइनली P8I एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए ग्रीन सिग्नल को दिया जा रहा है। अगला अपडेट HAL के अनमेन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी कि कैट्स वॉरियर सिस्टम की तरफ से है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की तरफ से भारत के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स वॉरियर यूवी के डेवलपमेंट में एक नया और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया गया। ये वही अनमैन्ड एरियल सिस्टम है जो कि फ्यूचर में तेजस और एमका जैसे फाइटर जेट के साथ कॉम्बैट मिशन में फ्लाई करने वाला है और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम का एक पावरफुल एग्जांपल बनने वाला है। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू के दौरान HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील ने फ्लाइट ग्लोबल को बताया था कि कैट्स वॉरियर सिस्टम का इंजन इंटीग्रेशन और टेस्ट रन सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है, जो इसकी प्रोपल्सन सिस्टम के वैलिडेशन के लिए काफी क्रिटिकल स्टेप माना जा रहा है। इसके अलावा डाटा लिंक और कम्युनिकेशन सिस्टम का टेस्ट भी कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें तेजस फाइटर जेट के साथ कैट्स वॉरियर यूवी के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश किया जा सकेगा, यानी कि प्राइमरीली इसको तेजस से इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। HAL के चेयरमैन की तरफ से यह भी बताया गया कि HAL की तरफ से अभी 2026 तक कैट्स वॉरियर के फ्लाइट कंट्रोल लॉज और एरोडायनामिक डिजाइन पर काम किया जाने वाला है। इसका मतलब है कि यूवी के फ्लाइट बिहेवियर, स्टेबिलिटी और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी कैपेबिलिटी को रियल वर्ल्ड मिशन के सिनेरियो के हिसाब से रेडी किया जा रहा है। और अगर सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक चलता है तो कैट्स वॉरियर की पहली फ्लाइट को 2027 में किया जाने वाला है। ये भी डायरेक्टली तेजस के साथ ही पेयर होकर ऑपरेट होने वाला है, जहां तेजस यहाँ पे कमांड एयरक्राफ्ट या मदरशिप के तौर पर ऑपरेट करने वाला है और कैट्स वॉरियर लॉयल वेमेन के तौर पर काम करने वाला है। HAL का कहना है कि कैट्स वॉरियर फ्यूचर में AI एनेबल मिशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन डिलीवरी जैसे और भी कई तरीके के मिशन को करने में सक्षम होने वाला है और ये आगे चल के लो कॉस्ट और हाई इंपैक्ट मिशन के लिए एक आइडियल वेपन बनने वाला है। अगला अपडेट भारत के एरियल रिफिलिंग कैपेबिलिटी को लेकर है और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्रेंच एयरफोर्स की एयरबस A330 MRTT एयरक्राफ्ट को वेट लीज पर लेने की प्लानिंग किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ महीने पहले यूनाइटेड स्टेट बेस्ड प्रोवाइडर से KC-135 स्ट्रेटो टैंकर को वेट लीज पर लिया गया था और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्रेंच एयरफोर्स का एयरबस A330 फिनिक्स MRTT एयरक्राफ्ट को भी लीज पर लेने का फैसला किया गया है। ये पूरा डील एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसका मकसद इंडियन एयरफोर्स के लॉन्ग रेंज ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने का होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 6 IL-78 बेस एरियल टैंकर मौजूद है, जिनको 2003 से 2004 के बीच इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनका सर्विस अवेलेबिलिटी रेट 70% से भी कम रहता है। पहले इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट 50% से भी कम होता था, लेकिन अभी भारत में इनकी स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस को लोकलाइज करने के बाद इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी रेट को 70% के आसपास इंक्रीज किया जा चुका है। लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स की साइज के हिसाब से हमें मिनिमम 12 से 18 एरियल टैंकर की जरूरत है, जिस वजह से अभी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए एडिशनल टैंकर को लीज पर लेने का फैसला किया जा रहा है। एयरबस A330 फिनिक्स MRTT एयरक्राफ्ट जो है ये एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, जिसमें एरियल रिफिलिंग के साथ साथ स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट, कार्गो ट्रांसपोर्ट और मेडिवैक जैसे कैपेबिलिटी मौजूद होने वाला है, जिसका फ्यूल कैपेसिटी करीब 111 टन के आसपास होता है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग IL-78 एयरक्राफ्ट की 85 टन से काफी ज्यादा होता है। और ये एयरक्राफ्ट फ्लाईओवर बूम और होस एंड ड्रॉक रिफिलिंग सिस्टम के साथ आते हैं, जो कि Su-30 MKI, रफाल, मिराज 2000 और जगुआर जैसे एयरक्राफ्ट को रिफिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह कि ये सिविलियन एयरबस 330 एयरक्राफ्ट का ही मिलिट्री वेरिएंट है, जिसे माइनर मॉडिफिकेशन के साथ बनाया जा सकता है। इस बार भी इस एयरक्राफ्ट को वेट लीज के तौर पर ही रखने का फैसला किया जा रहा है, यानी कि एयरक्राफ्ट के साथ फ्रेंच क्रू और मेंटेनेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल ये एक टेम्पररी सोल्यूशन होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखा जाए तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 6 टैंकर को खरीदने का प्लान भी किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के नए हाई मोबिलिटी रिकॉनेंस व्हीकल को लेकर है, जहां इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 400 के आसपास हाई मोबिलिटी रिकॉनेंस व्हीकल को खरीदने के लिए एक RFI को इशू किया गया। ये पूरा इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन के अंदर पुश किया जा रहा है, जिसमें भारत के पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे कि VML और प्राइवेट डिफेंस प्लेयर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस टेंडर में अभी VML को एक फ्रंट रनर माना जा रहा है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर लिमिटेड यानी कि VML की तरफ से भी रिसेंटली एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को डेवलप करने की खबर सामने आई है, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे सिस्टम होने की उम्मीद किया जा रहा है। इस टेंडर को लेकर अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी कुछ स्ट्रिक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इस RFI में मेंशन किया गया था, जिसमें ये बात बताया गया कि व्हीकल एक्सट्रीम टेरेन और वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने लायक होने चाहिए, जो कि मिनिमम -30 डिग्री से लेके +50 डिग्री तक के टेम्परेचर में ऑपरेट करने लायक होना चाहिए। इसके अलावा इन व्हीकल में स्मॉल आर्म्स की एमुनेशन को रोकने की क्षमता होना चाहिए। ये व्हीकल हाईली मोबाइल होना चाहिए। इसमें लॉटरिंग मुनिशन और ड्रोन्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए और मोस्टली इनका डिजाइन मॉड्यूलर होना चाहिए, जिस वजह से जरूरत के हिसाब से इनको किसी भी तरीके की पेलोड के साथ इंटीग्रेट करना संभव होना चाहिए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये एक सिंगल स्टेज
स्टेज 2 बिड सिस्टम होने वाला है, जिसमें टेक्निकल और कमर्शियल बिड को एक ही साथ इवेल्युएट किया जाने वाला है। इसके अलावा ये भी क्लियर किया जा रहा है कि डील साइन होने के 2 साल के अंदर ये सारे व्हीकल इंडियन आर्मी को डिलीवर होना चाहिए, जिससे लगता है कि आर्मी की तरफ से अभी जल्दी से जल्दी इन व्हीकल को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।